हेलो। यस सर। हेलो। सर नेट का थोड़ा अच्छा, इशू तो है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वर्चुअल फंक्शंस, वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस। एंड इसका जो मेन एडवांटेज है दैट इज टू मेक श्योर दैट द बेस objects and references access the base function, the derived function, whenever the object is created of type derived. ठीक है, तो वो derived और base के बीच में वो confusion खत्म करने के लिए in situations where the function is overridden, so that is where uh, we use virtual functions. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक सिनारियो बता देता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? यस सर। अच्छा, सो लेट से हमारे पास एक बेस क्लास है और हमने उसको नाम भी लेट से बेस ही दे दिया है। ठीक है, तो ये एक बेस क्लास है और इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है। लेट से दैट फंक्शन इज प्रिंट। ठीक है, और हमने इस फंक्शन की ओवरराइडिंग की हुई है। वी हैव एग्जैक्टली द सेम फंक्शन इन अदर क्लासेस आल्सो, एंड दोज अदर क्लासेस आर द डिराइव्ड क्लासेस ऑफ क्लास बेस। तो हम अगर एक क्लास यहाँ पे बना दें, क्लास derived, and the derived class is child of class base। ठीक है, ये यहां से मैं हटा देता हूं कि तो हमारे पास एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। बेस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है प्रिंट का। ठीक है, इसको मैं चले, ये यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है प्रिंट के नाम से। ठीक है, और हमने यहाँ पे डिराइव्ड क्लास जो है इसके अंदर भी यहाँ पे पब्लिक और प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन इसके अंदर भी डिफाइंड है। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन जो है उसकी हमने ओवरराइडिंग की हुई है। आपको अगर याद हो, दिस इज ओवरराइडिंग नॉट ओवरलोडिंग, क्योंकि ओवरलोडिंग में हम फंक्शन के जो पैरामीटर है उसमें कोई ना कोई चेंज लाते हैं ताकि हम उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ओवरराइडिंग में सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन सिंस क्लासेस हमारे ये फंक्शंस डिफरेंट क्लासेस में होते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट की टाइप से रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मसलन यहाँ पे अगर मेन में मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं बेस बी और फंक्शन कॉल करूं बी डॉट प्रिंट, तो कौन सा प्रिंट कॉल होगा? पेरेंट वाला। ठीक है, बल्कि कंपाइलर में जाके इसको कोड करते हैं। और अगर हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और उसके साथ ये फंक्शन कॉल करें तो उसके साथ ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहां तक तो कंपाइलर को हर चीज क्लियर समझ आ रही है कि अगर हमने कंपाइलर को कोई नहीं बताया कि इन फंक्शंस के बीच में हमने कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन अगर हम बी के साथ प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे क्या होगा? कंपाइलर खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा कि बी इज ऑफ टाइप बेस, तो वो ये वाला प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा। अगर हम derived क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो द कंपाइलर इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट्स टाइप कि ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है और वो ये वाला फंक्शन कॉल कर लेगा। तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव, हम जो भी फंक्शन कॉल करेंगे वो जाके उसी क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से जल्दी कोड भी कर लेते हैं। सो अगर कोई मसला है तो आप मुझे रोक के बता सकते हैं। ठीक हो गया, हमने बात की कि हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे। लेट्स नेम इट एज बेस क्लास, जो हमारा पेरेंट क्लास होगा, क्लास बेस। और इस क्लास के अंदर हमने बात की कि हमारे पास और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन करंटली हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं दैट इज द केस कि हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज लेट्स कॉल इट ग्रीटिंग्स। सो वॉइड ग्रीटिंग्स, और ये फंक्शन जो है इसके अंदर सी आउट हेलो, ये इसका
इसकी बॉडी है। सो ये फंक्शन हमने ग्रीटिंग्स के नाम से डिफाइन कर दिया है बेस क्लास में। नाउ लेट्स से इफ वी हैव अ चाइल्ड क्लास और उसका नाम है derived which is a child of this base class, और इसके अंदर भी हमने बाकी चीजें भी होंगी बट There are one वी हैव। here. जी हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है हाँ आपकी? Yes, sir. आ रही है बस. ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो derived क्लास के अंदर भी अगर हम यहाँ पे वही फंक्शन बनाएं, एग्जैक्टली द सेम सिग्नेचर, एग्जैक्टली द सेम नेम एंड सेट ऑफ पैरामीटर्स, तो ये हमने यहाँ पे derived क्लास के अंदर बना दिया और इसको हम कहते हैं cout derived says hello। आ रही है सर आपकी आवाज। उमेर, आप अच्छा रिजॉइन कर लो। अच्छा अच्छा। तो ये बेसिकली आप देखें कि हमने दो क्लासेस बनाई, एक पेरेंट क्लास या बेस क्लास, एक derived क्लास और चाइल्ड क्लास, और दोनों के अंदर हमने एक ही सिग्नेचर से फंक्शन डिफाइन किया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग अगर इनहेरिटेंस के बगैर हो तो हमें कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा आप उस पर वही फंक्शन का नाम कॉल करें, द कंपाइलर विल रिकॉग्नाइज कि ऑब्जेक्ट कौन सी टाइप का है और उसी क्लास का फंक्शन कॉल होगा। मसलन अगर यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को एक वक्त के लिए साइड पे रख दें और हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बी, ठीक है, और बताएं कि बी डॉट ग्रीटिंग्स, और यहाँ पे derived क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं डी, और फिर लिखें डी डॉट ग्रीटिंग्स, तो इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। ऑल्दो वी हैव द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, लेकिन बेस के ऑब्जेक्ट के साथ बेस का फंक्शन कॉल होगा, derived के ऑब्जेक्ट के साथ derived का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। ये अगर आप आउटपुट देखें तो पहला है हेलो और दूसरा है derived says hello। तो बी के साथ हमारे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है बेस का, क्योंकि बी इज ऑफ टाइप बेस। डी के साथ ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है बिकॉज डी इज ऑफ टाइप derived। तो यहां तक हमें कोई मसला नहीं आ रहा। मसला तब आता है कि इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंटर्स हों जो एक ही बेस क्लास के डिफरेंट derived क्लासेस को पॉइंट करे। एक कॉन्सेप्ट है पोलीमॉर्फिज्म का जो आगे इसी चीज के ऊपर बेस करता है, और वो हमारा नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम पोलीमॉर्फिज्म जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सके। तो पोलीमॉर्फिज्म के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक पॉइंटर बनाएं, पॉइंटर ऑफ बेस क्लास शुड पॉइंट टू अ चाइल्ड क्लास एंड कॉल इट्स मेंबर फंक्शंस। तो ये बेसिकली हम चाहते हैं कि हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएं, उसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लाने, और जब हम फंक्शंस कॉल करें तो फंक्शंस हमें चाइल्ड क्लास के मिले। मसलन हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, आप देखिए मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाऊं और बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाऊं तो वो इस तरह से होगा। ठीक है। आपने पॉइंटर्स जो शुरू में पढ़े थे बेसिक वेरिएबल्स के लिए, हम उस तरह के पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। तो हमने बनाया एक पॉइंटर विच इज इंडिकेटेड बाय दिस स्टेरिक एट द स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल नेम, और इस पॉइंटर का टाइप है बेस, विच मीन्स कि हम इसके अंदर इस तरह के वेरिएबल रख सकते हैं। जिस तरह से आप इंट पीटीआर बनाते तो आप उसके अंदर सिर्फ वो पॉइंटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को पॉइंट करता है, ये पॉइंटर जो है ये सिर्फ बेस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करेगा। ठीक है। तो अब अगर मैं पीटीआर के अंदर डालूं एड्रेस ऑफ बी, तो ये काम करेगा बिकॉज हमने पॉइंटर बनाया है बेस क्लास का, बी इज ऑफ टाइप बेस क्लास, तो हम बी का एड्रेस जो है वो पॉइंटर में डाल सकते हैं क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि ये बेस की टाइप का पॉइंटर है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं, यहाँ से हम इन लाइंस को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि और कोई ग्रीटिंग्स का फंक्शन कॉल नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पे लिखूं पीटीआर, जिसके अंदर बेस क्लास का वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बी के नाम से, ग्रीटिंग्स, सो दिस शुड स्टिल वर्क फाइन। ठीक है। हेलो प्रिंट हो गया, विच इज अ फंक्शन डिफाइंड इन द बेस क्लास। ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। क्यों कॉल हुआ? बिकॉज हम पॉइंटर के साथ जो ग्रीटिंग्स का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पॉइंटर के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है बी का और बेस क्लास का।
अब यहाँ पे एक और चीज पॉइंटर सपोर्ट करते हैं और मसला हमारा वहां से बनता है। ये जो हमने टाइप रखी है बेस, इसका मतलब ये है कि बेस या इसके चिल्ड्रन किसी का भी एड्रेस हम पीटीआर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे अगर हम पहले करते थे ना कि इंट पीटीआर, तो पीटीआर के अंदर अब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है उसका वेरिएबल डाल सकते हैं। तो जब हम पीटीआर करते हैं बेस के नाम से और हमारे पास इनहेरिटेंस हो, तो इसका मतलब यह है कि ये बेस क्लास या इवन उसके डिराइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर डाल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ये काम करें पीटीआर और इसके अंदर हम एड्रेस डालें डी का, तो हमने पीटीआर को बेस क्लास का पॉइंटर डिफाइन किया था, लेकिन अगर हम इसमें डी का ऑब्जेक्ट डालें, डी के ऑब्जेक्ट को ये पॉइंटर असाइन करें, ये फिर भी हमें मसला नहीं देगा। बिकॉज अगर आप देखें तो डी भी तो बेसिकली ये डी ऑब्जेक्ट जो है ये भी तो एक तरह से बेस की टाइप का है, क्योंकि इसकी जो मेजर टाइप है वो तो बेस है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनहेरिटेंस अप्लाई की है, तो डी के अंदर वो सारा कुछ आ गया जो बेस के अंदर है। तो डी को आप कह सकते हैं कि इसकी जो बेसिक टाइप है वो ये वाला है बेस, और इसकी जो स्पेसिफिक टाइप है वो डिराइव्ड है। तो अगर हम ये काम करें तो यहाँ पे भी हमें कोई मसला, ये एरर नहीं देगा कि पॉइंटर जो है वो आपने बेस क्लास का बनाया था और अभी आप उसमें डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं। तो ये इस तरह का एरर हमें नहीं देगा। अगर हम इन दोनों के बीच में ये इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप खत्म करें, फिर ये हमें एरर देगा कि ये पॉइंटर आपने बेस क्लास का बनाया था, आप उसके अंदर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि नाउ दे आर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। लेकिन अगर इनहेरिटेंस बीच में आ जाए और आप बेस क्लास का पॉइंटर बना दें, तो आप उसके अंदर बेस क्लास या कोई भी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। सो ये भी हमें एरर नहीं देगा। मसला कहाँ से आता है? पीटीआर ग्रीटिंग्स। अब हमारे पास दो ग्रीटिंग्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। पहला ये वाला जब हमने पीटीआर के अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डाला, दूसरा ये वाला जब हमने पीटीआर के अंदर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डाला। ठीक है, तो लेट्स सी कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा मेन वो मसला है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। जो हमने स्टार्ट में बात की कि हमारा आज का टॉपिक वर्चुअल फंक्शंस है, तो बेसिकली हम इसको उसकी वजह से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि दोनों के लिए हेलो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो जब हमने बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डाला, तो इसने बेस क्लास का फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे जैसे हमने बात की, जैसे यहाँ पे काम हो रहा था कि कंपाइलर जो है वो देखता कि बी क्लास का टाइप बेस है तो बेस का ग्रीटिंग कॉल हो जाता है, डी का टाइप जो है वो डिराइव्ड है तो डी के लिए डिराइव्ड का ग्रीटिंग्स कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम पीटीआर, कंपाइलर जो है वो पीटीआर की टाइप को देखता है और पीटीआर का टाइप जो है वो बेस है। तो बेस के अंदर अगर आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डालें या उसके कोई भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डालें, वो हमेशा बेस क्लास के ग्रीटिंग फंक्शंस को ही कॉल करेगा। तो ये हमारा असल में मसला है कि कंपाइलर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि इस बेस क्लास की बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसको ये ग्रीटिंग जो है ये बेस क्लास का नहीं, असल में डिराइव्ड क्लास का कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्चुअल फंक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे क्या होगा, कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये फंक्शन जो है इसकी एक डेफिनेशन डिराइव्ड क्लास में भी है, तो वो उसको वहां पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को यहां से निकाल लें और यहाँ से ये बेस क्लास का ये भी हटा दें और सिर्फ पॉइंटर का रहने दें, फिर भी ये हमें एरर देगा, क्योंकि ये उसको बेस क्लास में ही ढूंढता रहेगा और ये कहेगा कि इस नाम का कोई फंक्शन तो है ही नहीं, अल्दो आपने उसको डिराइव्ड क्लास में डिफाइन किया है, बेस में नहीं किया। तो ये हमेशा बेस में ढूंढेगा, क्योंकि पीटीआर जो है वो बेस टाइप का है। तो इसको नीचे डिराइव्ड क्लास में रीडायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड लगा देंगे। वर्चुअल के कीवर्ड से ये फंक्शन जो है पूरा ये वर्चुअल फंक्शन बन गया है। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली कंपाइलर को ये बताता है कि इस फंक्शन को डिराइव्ड क्लास ने रीडिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो डिराइव्ड का है, तो आप उसको ये वाला ना एग्जीक्यूट करें, बल्कि नीचे से जाके जो ज्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ से हमारा ये वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा, हमने पीटीआर के अंदर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डाला, अब जब हम ग्रीटिंग्स कॉल करेंगे और ये वर्चुअल फंक्शन पे उस पे पहुंचेगा वर्चुअल फंक्शन पे, तो वर्चुअल के कीवर्ड से उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी एक डेफिनेशन डिराइव्ड क्लास में भी है, और ये अब बेस वाला डिराइव्ड नहीं कॉल करे, बेस वाला ग्रीटिंग नहीं कॉल करेगा, डिराइव्ड वाला करेगा। इसके लिए बेस वाला ही करेगा, क्योंकि ये पॉइंटर भी बेस टाइप का है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बेस टाइप का पड़ा है। तो यहाँ पे तो हमें वैसे भी इशू नहीं था, मसला यहाँ पे था
कि जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है पॉइंटर के अंदर तो इसको डिराइव्ड क्लास का ही कॉल करना चाहिए। तो वर्चुअल फंक्शन जो है ये कंपाइलर को बेसिकली ये इंडिकेशन देता है कि ये फंक्शन जो है ये डिराइव्ड क्लास के अंदर दोबारा डिफाइन हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट डिराइव टाइप का है तो बेस वाला फंक्शन ना कॉल करो, बल्कि डिराइव्ड के अंदर जाके वो वाली डेफिनेशन जो है वो कॉल करो। अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखें कि पहला है हेलो और दूसरा है डिराइव्ड सेज हेलो। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब पीटीआर को डाला उसके साथ ग्रीटिंग्स का फंक्शन कॉल किया, कंपाइलर ने देखा कि पॉइंटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो डिराइव्ड का है और फंक्शन वर्चुअल है, तो वो जाके उसके डिराइव्ड क्लास में गया, वहां से उसकी डेफिनेशन उठाई और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो हमने बात की कि फंक्शन ओवरराइडिंग में दो फंक्शंस का सारा कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, सिग्नेचर उसकी जो मेन जो प्रोटोटाइप है वो एग्जैक्टली सेम होगी। पता कैसे चलेगा दोनों में फर्क कैसे आएगा? दोनों के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी का फंक्शन कॉल होगा। फिर जब हम इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हैं दो क्लासेस के बीच में और बेस क्लास का या पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाएं, उसके अंदर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डालें या चाइल्ड का डालें, हमेशा वो पेरेंट का फंक्शन ही कॉल करेगा ओवरराइडिंग के केस में। चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के लिए चाइल्ड के केस उसमें नहीं आएगा फंक्शन में। तो उसके लिए हम बेस क्लास में जाके वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं जो बेसिकली डिराइव्ड क्लास के या चाइल्ड क्लास के जो कॉल्स हैं उनको रीडायरेक्ट कर देता है डिराइव्ड क्लास की जो अलग से डेफिनेशन है उस फंक्शन की उसके ऊपर। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, यस आप लोगों ने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम बनाते नहीं है, मतलब अभी तो हम बना रहे हैं अपने कोड के अंदर जस्ट टू मेक श्योर कि ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखें, अगर आप किसी प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको उसके लिए क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं, तो यू वुड हार्डली सी कि बेस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है। बेस क्लास हम बनाते ही इसलिए हैं कि जो कॉमन टाइप की इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पे प्रेजेंट करें ताकि वो हमें बार बार देनी ना पड़े। तो बेस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉमन फंक्शंस और कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो एक जगह पे जाके डिफाइन हो जाए। जनरली पेरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, मसलन हमने जो क्लास में वो इससे पहले भी एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमने अगर फास्ट के एम्प्लॉयज को उनका हमने एक उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम एक पेरेंट टाइप बना देंगे एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, और उसके चिल्ड्रन क्लासेस क्या होंगे? एक स्टाफ होगा, एक फैकल्टी होगा, एक जो है एडमिन होगा। तो इस तरह से वो उसके चिल्ड्रन चाइल्ड क्लासेस होंगे। तो उन चाइल्ड क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जनरली हम पेरेंट क्लास के नहीं बनाते बिकॉज अ जनरल एम्प्लॉय इज नथिंग। एन एम्प्लॉय जो हमारे लिए चाहिए उन सबको हमने चाइल्ड क्लासेस के जरिए रीडिफाइन किया हुआ है, सो हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इस तरह से अगर आप पर्सन टाइप का एक कॉमन क्लास बना दें और उसके चिल्ड्रन क्लासेस हों स्टूडेंट फैकल्टी, तो हमें अगेन पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। वो हमने इसलिए बनाया कि हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम डिफाइन कर सकें और उनको हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर डुप्लीकेट ना करें। अगर आप एक व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं बेस, तो उसके चाइल्ड क्लासेस होंगे कार ट्रक बस, तो ये सारे जो है डिराइव्ड क्लासेस हम इनके ऑब्जेक्ट्स आगे बनाते हैं, पेरेंट क्लास का नहीं बनाते। ठीक हो गया? यस सर। तो बताने का मकसद ये है कि जनरली पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बनाते। अभी कोड में आपने देखा, अगर आप बनाने को चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम नहीं बनाते, हम सिर्फ डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही बनाते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बने भी ना, गलती से भी ना बने, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उसको कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अभी तक हम जो कर रहे थे, जो बेस क्लास के पॉइंटर को डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए उसके मेंबर फंक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा था, तो वो काम अगर हम करें तो दैट इज अ वर्चुअल फंक्शन। और अगर हम उसके साथ ये भी इंश्योर करें कि ये जो पेरेंट क्लास है इसके मैं ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बनाने भी नहीं चाहिए, और कोई गलती से भी ना बनाए, तो उसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन या कोई भी फंक्शन जिसको डिराइव्ड क्लासेस ने ओवरराइड किया हो, ठीक है, एनी फंक्शन दैट इज ओवररिडन बाय द डिराइव्ड क्लासेस, उसकी बॉडी में यहाँ पे से उड़ा दूंगा
और इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, जब आप वर्चुअल फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दें, दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। और अब हम यहाँ पे हम ये जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ये वाला, ये अब हमें एरर देगा। डिराइव्ड क्लास सॉरी बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे ये हमें एरर देगा क्योंकि हमने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अगर किसी क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उस क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब यह है कि ये क्लास एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा किसी को कि वो इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं बनाएगा, ऑब्जेक्ट सिर्फ डिराइव्ड क्लास के बनेंगे। ये एक डिराइव्ड है, अगर हमारे पास इससे ज्यादा और डिराइव्ड होते उन सब के भी ऑब्जेक्ट्स बनते, लेकिन बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो गलती से भी कोई ना बनाए। तो ये काम पहले हम कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब हमें बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे एरर मिलेगा। अच्छा, बेस क्लास का पॉइंटर हम बना सकते हैं, ये काम जो है इस पे उसको मसला नहीं है, क्योंकि अगर हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाए और हमने बात की कि बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, तो उस मकसद के लिए हम बेस क्लास के पॉइंटर बना सकते हैं और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है ये इस चीज को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने बना दिया इस चीज को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं अब ये नहीं बनाने देगा। तो इसको अगर हम रन करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये क्लास जो है इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है और उसकी जगह हमें ये चीज भी अब यहाँ पे डिलीट करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव रिमूव द ऑब्जेक्ट बी। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको कॉल करें तो इसको कोई मसला नहीं है, डिराइव्ड सेज हेलो, तो डिराइव्ड का फंक्शन कॉल हो गया। तो हमने क्या किया, बेस क्लास जो है उसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाया और उसकी बॉडी नहीं बनाई, इंस्टेड ऑफ बॉडी उसको इक्वल टू 0 कर दिया। उससे क्या हो गया, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। अगर एक क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो अब क्या होगा, ये हमें एरर देगा कि ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, अलबत्ता आप बेस क्लास का पॉइंटर बना सकते हैं और उसके अंदर आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्यों डालेंगे, क्योंकि आप तो डिराइव्ड क्लास का भी एक पॉइंटर बना सकते थे। आप ये भी काम कर सकते थे कि डिराइव्ड ptr2, आप अगर ये काम करते, डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाते, उसी के अंदर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डालते, तो फिर तो ये वर्चुअल फंक्शन का भी इवन मसला ना आता। फिर भी तो काफी क्लियर काम है कि वो देखता कि डिराइव्ड की टाइप क्या है पॉइंटर की और वही उसी से वो कॉल कर लेता। हमें बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर ही डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी जरूरत हमें पॉलीमॉर्फिज्म के लिए होती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर बना के उसके अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स डालें तो फिर आपको ये पहले वाला मसला भी नहीं आएगा और आपको इवन वर्चुअल फंक्शंस की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो फिर पेरेंट क्लास को बताना पड़ता है कि दिस फंक्शन इज रीडिफाइंड इन द चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया। एंड देन जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट द पेरेंट क्लास नॉट टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। अब पेरेंट क्लास जब हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, अब उसका मकसद सिर्फ यही है कि चाइल्ड क्लासेस उसको रीडिफाइन करें, लेकिन हम कोई उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। प्रोग्रामेटिकली हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो उस पर एरर देगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? नो सर। अच्छा, आपको इसका जो पर्पस वगैरह है कोडिंग और व्हाई वी आर डूइंग दिस, वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। ठीक है, तो इसकी बस प्रैक्टिस कर लें और मुझे हसनात आप ही पर अटेंडेंस सेंड कर दें आज के लिए। ओके सर। सर ये फिर सर शेयर भी कर दे कोड। कोड? अच्छा ठीक है, यस। कोड मैं शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, ओके जी।
ओके, सर अल्लाह वो हाफिज। सर वो एग्जाम में एक क्वेश्चन लेट सबमिट हुआ था सर, उसकी कोई बड़ी बात तो नहीं है सर? वो चेक होंगे कि नहीं? कितना लेट सबमिट हुआ है? सर वो 5 मिनट लेट सबमिट हुआ था ना, लास्ट क्वेश्चन जो था सर, वो लेंथी था सर। अच्छा, चलिए उसको देखते हैं। मैंने अभी क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम चेक नहीं किया, वो मैं देख के बताऊंगा फिर। ठीक सर है सर। एग्जाम्स के ठीक है वो सर जी। जी जी। मंजूर, आपकी बात नहीं समझ आई। सर वो मैं बोला था एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। सॉरी, समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन हाँ कर लेते हैं ना, अभी कर लें। जैसे सर कर लें। अच्छा जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है, राइट अ फंक्शन टेम्पलेट दैट टेक्स इनपुट वैल्यू इन पाउंड्स एंड in any data type and display its equivalent in kilogram value is uh, in kilogram value in double। ठीक है, तो आप उसको इनपुट जिस में भी प्रोवाइड करें, वो हमेशा आपको रिटर्न करे आउटपुट डबल में। ठीक है, तो बेसिकली हम चाहते क्या कर क्या रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन टेम्पलेट है, एक फंक्शन टेम्पलेट हो। ठीक है, और उसके अंदर जो हम फंक्शन यहाँ पे लिखें, void लेट्स से वेट, और इसको हम यहाँ पे पास करेंगे वेट किसी भी डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये आप इंट में पास करें, फ्लोट में करें, डबल में करें, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और रिटर्न टाइप जो है वो हमने कहा है कि वो हमेशा डबल होगी। तो आप क्या करें, आपको ये डब्ल्यू में जो भी वैल्यू मिलेगी, इसको आप यहाँ पे डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करें 2.2 से, और 2.2 को अगर आप एक डबल टाइप के वेरिएबल में रख लें, इस तरह से डबल डी 2.2। ठीक है, और इसको डबल के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको रिटर्न करें, तो ये क्या करेगा, ये मसला आपका यहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि फंक्शन टेम्पलेट हो, वो फंक्शन टेम्पलेट जो है वो हमेशा इनपुट डेटा टाइप ले, किसी भी टाइप में इनपुट वैल्यू ले। सो इनपुट मस्ट बी ऑफ टाइप टी, और रिटर्न करे वैल्यू हमेशा डबल में। तो आपने बेसिकली जो भी टाइप है उसको टी रखना है, और उसको ये 2.2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न करवाना है। ठीक है। ओके सर। हेलो। यस सर। यस ठीक सर। है, तो आपने ऊपर जो है वो टेम्पलेट लिखना है। इनपुट का जो डेटा टाइप है, आपको इनपुट में एक ही पैरामीटर मिलेगा, क्योंकि इनपुट में सिर्फ एक वेट पास हो रहा है। तो इनपुट का जो एक पैरामीटर है उसको टी रखें और रिटर्न को डी रखें। और जब आप जो इनपुट का वेरिएबल है उसके साथ आप जो 2.2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको या डी डबल टाइप के वेरिएबल में रखें, या उसको बाद में टाइप कास्टिंग करके डबल में कन्वर्ट करें और आगे और रिटर्न कर दें। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो ये बेसिकली एक आम सा फंक्शन है। सिर्फ उसमें एक चीज आपने ये करना है कि ऊपर टेम्पलेट लिखना है कि ये फंक्शन टेम्पलेट है, और यहाँ पे उसको जो टाइप है उसके साथ आपने टी लिखना है कि ये कोई भी टाइप हो सकती है। तो बेसिकली ये फंक्शन टेम्पलेट का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अदरवाइज जस्ट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये दूसरा फंक्शन जो है आपका, दैट इज एंड स्टार्ट, और एंड के बीच में आपने कोई नंबर फाइंड करना है जो प्राइम नंबर हो। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने लूप लगाना है। आपके पास दो लूप्स लगेंगे। ठीक है, आउटर लूप जो है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, ये आपका आउटर लूप हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेके कहाँ से एंड करना है। उसके बाद आप एक एक, लेट्स से
आई इज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आई को चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आसान तरीका प्राइम नंबर को चेक करने का क्या है कि अगर मैंने आई को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो अगेन मैं लूप लगाऊंगा जे का। कहाँ से? आई, सॉरी, 2 से मैं स्टार्ट करूंगा और उसको चलाऊंगा कहाँ तक? j-1 तक। तो वो नंबर जो सिर्फ 1 पे और अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, दे आर प्राइम नंबर, उसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो मैं अगर 1 को भी यहां से मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं 2 से स्टार्ट ले रहा हूं, और ये j तो j पे डिवाइड होगा, तो मैं j-1 तक जा रहा हूं। तो अगर ये इन नंबर्स में से किसी पे भी डिवाइड ना हो, तो दैट इज अ प्राइम नंबर, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा जे को के जे इज अ प्राइम नंबर। तो बेसिकली आपने ये करना था, एक आउटर लूप फॉर ऑल द नंबर्स जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हैं, एक इनर लूप जस्ट टू मेक श्योर के ये प्राइम नंबर है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे मॉड, सॉरी, आई मॉड जे जो है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि ये इनमें से किसी पे भी डिवाइड ना हो। अगर ये लूप जो है, ये जे का, ये 2 से लेके, सॉरी, ये जे नहीं, ये i-1 होगा, क्योंकि हम आई के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगर ये जे 2 से स्टार्ट होके i-1 तक जाए और वहां तक इसे कोई भी ऐसा नंबर ना मिले जिस पे ये आई को डिवाइड करे कंप्लीटली और 0 रिमाइंडर आए, तो इट मीन्स के ये प्राइम नंबर है। समझ आ रही है बात की? Yes, हेलो, sir. ठीक है। यस सर। यस सर। तो आउटर लूप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो यहां से मैं आपको ये फंक्शन को पास हो रहे हैं, आउटर लूप इस स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक चलेगा। इनर लूप जो है वो चेक करेगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। उसके लिए आप एक और लूप चलाएंगे इनर, जो 2 से स्टार्ट होके यहाँ से जो भी ये नंबर है उस नंबर से एक कम तक चलेगा, और वो बेसिकली इंश्योर कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये बहुत सिंपल सी चीज है अगला, कि जिसमें आपने रोटेट करना है स्ट्रिंग को। तो अगर कंप्यूटर मेरा इनपुट है और मैंने 3 पास किया हुआ है, तो वो इस तरह से होना चाहिए, प्यूटर कॉम। अगर मैं एक डिजिट के ऊपर उसको रोटेट करूं तो कंप्यूटर बन जाएगा कंप्यूटर, और सी जो है वो एंड पे आ जाएगा। अगर मैं 0 उस पे रोटेट करूं तो कंप्यूटर कंप्यूटर रहेगा। ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि रोटेशन हम किस तरह से करवाना चाहते हैं। आपका जो फंक्शन है उसको एक स्ट्रिंग पास होगी और उसको एक इंटीजर पास होगा कि कितना रोटेट करना है। तो बेसिकली आपने इसके अंदर करना क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एस, ठीक है, और एक ये रोटेशन का एक है आर, इसको मैं कह देता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैरेक्टर वाइज स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0 टिल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट लूंगा आर से। सॉरी, ये हम आई से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम, हाँ ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहां से हम प्रिंट करेंगे, बल्कि दो लूप्स यूज कर लेते हैं। सो फॉर आई इक्वल टू आर, आर से हम लेंथ तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट एस एट आई। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं और आर से लेके एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 से लेके लेंथ तक हम पूरी कर लेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम 1 से लेके एंड तक प्रिंट कर लेंगे। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो हम 3 से लेके एंड तक प्रिंट कर लेंगे। अब जो शुरू वाला हिस्सा है उसके लिए एक और लूप लगा देते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, और अब आई ने कहां तक जाना है, आई इज लेस देन आर। यहां पे आई लेस देन था लेंथ से। अब हम पहले वाला हिस्सा जो है वो प्रिंट करवा देंगे, और उससे क्या होगा, यहाँ पे सी आउट एस ऑफ आई, और अब वो पहले वाला हिस्सा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया,
हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए पहला लूप लगाया रोटेशन, ये रोटेशन की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे देखें ये 3 पे पड़ा हुआ है, तो रोटेशन की वैल्यू से अगर आप 0 से स्टार्ट लें तो ये 0 1 2, तो ये हमारा पहला कैरेक्टर क्या है, ये रोटेशन स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेशन से स्टार्ट होकर स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहा है, और फिर दूसरा लूप जो है वो स्ट्रिंग की स्टार्ट से लेके रोटेशन तक, ये वाला। समझ आ रही है इस बात की? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया? दो लूप चलाने हैं, एक रोटेशन के पॉइंट से लेके एंड तक और दूसरा स्टार्ट से लेके रोटेशन के पॉइंट तक, बस ये दो लूप्स के थ्रू आपने स्ट्रिंग प्रिंट करना था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपने बेसिकली बस करना ये है कि ये हाइट और वेट को यहाँ पे यूज करना है, जो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज अच्छा दे आर प्राइवेट, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अच्छा ये प्रोटेक्टेड है, तो अब आपने ये प्रोटेक्टेड है तो आप इसको डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली आपने यहाँ पे सिर्फ ये डालना था, एरिया जो है दैट इज विड्थ इनटू हाइट, ये पेरेंट क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड के तौर पे डिफाइंड है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इन डेटा मेंबर्स को, ठीक है, और इसको हम रिटर्न कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ दिस फंक्शन। इसमें मेन ट्रिक क्या है, मेन ट्रिक ये है कि ये विड्थ और हाइट जो है ये हमने यहाँ पे डिराइव्ड क्लास के अंदर नहीं रखे, ये ऑलरेडी डिफाइंड है बेस क्लास के अंदर, बट सिंस दे आर डिफाइंड एज प्रोटेक्टेड तो हम इसको चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली एज इट इज यूज कर सकते हैं। सो आप डायरेक्टली एज इसको ऐसे ही यूज करेंगे जैसे ये बेस चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइंड है, हमने ये फार्मूला भी ऑलरेडी गिवन है, यही काम करके रिटर्न की स्टेटमेंट लगानी है और इसे क्या होगा, अब ये हमें रेक्टेंगल का वो रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे हम और इसी तरह से यहाँ पे हम ये चाइल्ड क्लास के लिए भी ये दूसरा जो चाइल्ड क्लास है रेक्टेंगल, इसके लिए भी कर लेंगे, विड्थ और हाइट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर देंगे बिकॉज दे आर डिफाइंड एज प्रोटेक्टेड, और साथ में रिटर्न लगा देंगे और उससे क्या होगा, अब ये वाला डिराइव्ड क्लास जो है ये रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड ना होता और ये प्राइवेट होता तो उसकी तो फिर आप विड्थ और हाइट को ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते थे, और फिर हमें यहाँ पे मेंबर फंक्शंस डालने पड़ते जिसके थ्रू हमें विड्थ और हाइट की वैल्यू मिलती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ता, इंट गेट विड्थ या हाइट, ठीक है, रिटर्न विड्थ, और फिर हमें यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन निकालना पड़ता है इंट सॉरी यहाँ पे ये गेट विड्थ में स्पेस नहीं है, गेट हाइट या कुछ इस तरह का फंक्शन हम एक और डिफाइन कर लेते और रिटर्न हाइट। अब ये दो फंक्शन होते क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल ना होता उस केस में, और यहाँ पे अब हम विड्थ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, पेरेंट का नाम क्या है, पेरेंट का नाम है सी पॉलीगॉन डॉट या इस तरह से क्लास का जो स्कोप रेजोल्यूशन। हाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद गेट विड्थ, ये हमें विड्थ देता, और इसी तरह से हम ये करते सी पॉलीगॉन क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट हाइट, फिर हमें इनडायरेक्टली ऑल्दो ये अभी भी डेटा मेंबर्स हैं इस चाइल्ड क्लास के, लेकिन सिंस दे आर प्राइवेट तो हम डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाते, हमें ये दो मेंबर फंक्शन डिफाइन करने पड़ते, इनके थ्रू हमें वो वैल्यूज मिलती जिसको फिर हम मल्टीप्लाई करते और रिटर्न करते। तो ये काम हम तब करते अगर ये प्रोटेक्टेड की जगह होता प्राइवेट। अब ये प्रोटेक्टेड है तो हम यही चीज जो है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके साथ रिटर्न लगा देंगे, और यही हमारा बस यही करना था क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड विच मींस दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल। तो करना आपको ये था, अगर ये प्राइवेट होता फिर उसकी फिर उस
में आपको ज्यादा काम करना पड़ता, आप ये करते, और ऊपर भी आपको वो 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते। द सेम वे अभी चूंकि ये प्रोटेक्टेड है तो आपको सिर्फ ये करना है कि रिटर्न, बल्कि ये गलती से मैंने यहाँ पे दे भी दिया है, तो बेसिकली आपने यही लिखना था। ये यहां से आपने सिर्फ ये करना था, और अगर ये प्राइवेट होता ऊपर तो फिर आपको यहाँ पे ये करना होता, रिटर्न सी पॉलीगॉन गेट विड्थ, ये फंक्शन हमें विड्थ देता, मल्टीप्लाई बाय सी पॉलीगॉन गेट हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको अदरवाइज करना पड़ता अगर ये प्राइवेट होता। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब अगर हम और नीचे आए तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा आपको, हाँ, वो प्रॉब्लम को डिजाइन करने वाला पार्ट इसमें ज्यादा था। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जिसमें आपको मेन प्रॉब्लम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स दिया गया हो, और आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या क्लासेस बनेंगे, क्या फंक्शंस बनेंगे। और दो मैंने यहाँ पे आपके लिए इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि फंक्शन एक ही होगा और उस फंक्शन का ये नाम होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने एक फंक्शन बनाना था इस नाम से, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि इस फंक्शन का इस क्लास का एक फंक्शन होगा जो सिर्फ इनपुट लेगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा जो सिर्फ आउटपुट देगा, और जो मेन फंक्शनैलिटी है वो ओवररिडन क्लास ये 3 फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि क्लास का जो नाम है वो मैंने आपको बता दिया कि वो है ABC फोन, ये आपका क्लास हो गया। इस क्लास के अंदर कौन से डेटा मेंबर्स आपको चाहिए वो चीज आपने खुद डिसाइड करनी थी कि आपने शायद रुपीस को रखना है, टेक्स्ट को रखना है, टाइम को मिनट्स और सेकंड में रखना है। तो डेटा मेंबर्स के बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं बताया। तो ये चीज आपको खुद डिसाइड करने की थी कि आपने कौन से डेटा मेंबर्स रखने हैं। मैं फिलहाल उसको अगर स्किप कर दूं, अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट में डेटा मेंबर्स सारे रखे तो पब्लिक में मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। तो पब्लिक में मैंने आपको ये बताया कि आपको क्लास का नाम दिया हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फंक्शन होगा void इनपुट जो सिर्फ इनपुट लेगा, एक फंक्शन है void प्रिंट जो सिर्फ आउटपुट को प्रिंट करेगा। इन बिटवीन मैंने आपको कहा कि एक फंक्शन होगा और उसके 3 ओवरलोडेड वर्जन होंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा, 3 ओवरलोडेड वर्जन, एक इसको टैकल करेगा, एक इसको करेगा और एक इसको करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कह देता हूं फंक्शन इंट जो ये अमाउंट रिटर्न करेगा, अमाउंट जो है वो उसको फ्लोट या डबल में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डिविजन वगैरह भी आपने करने हैं, तो डबल में हो गया। कैलकुलेट, ये फंक्शन हमने 3 डिफाइन करने हैं ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि कौन सा कॉल करना है, हमें बस एक ही नाम कॉल करना पड़ेगा। सर इसमें जो पैरामीटर जाएगा सर वो तो एक ही जाएगा, तो फिर भी कंफ्यूजन नहीं होगी सर? तो ओवरलोडिंग में तो एक नहीं जाएगा ना, तो वो तो आपने उसी को तो आपने चेंज करना है। अब देखिए, मैंने लेट से कहना है कि अगर मैं इसको कोई भी पैरामीटर ना पास करूं तो इसका मतलब यह है कि ये लोकल और सेम नेटवर्क की कॉल है। अगर मैं यहाँ पे इसको पास करूं लेट से एंट, तो ये क्या हो गया, सेम नेटवर्क, सॉरी लोकल कॉल डिफरेंट नेटवर्क। अगर मैं इसको पास करूं डबल तो ये हो गया इंटरनेशनल कॉल। तो बस ये आपने करना था, इस चीज के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सर मैंने इफ स्टेटमेंट लगा के डिफरेंशिएट किया सर। आपने एक ही फंक्शन रखा है कैलकुलेट करने के लिए? यस सर, और फिर मैंने इफ बाद में जो नीचे डिफाइन हाँ, किया है इसके थ्रू तो हो सकता है, वो ठीक है, वो हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको बताया गया था कि 3 ओवरलोडेड फंक्शन बनाए। सिंस दे आर ओवरलोडेड फंक्शंस तो आपने यहाँ पे कोई ना कोई चेंज रखनी है। अब मुझे पता चल गया है कि मैं अगर लोकल सेम नेटवर्क पे करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा, लोकल डिफरेंट के लिए ये करूंगा, और लोकल इंटरनेशनल के लिए ये करूंगा।
तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि आप इस तरह से 3 फंक्शन बनाए एक नाम के, उसके बीच में कोई ऑब्वियसली आपको पता है ओवरलोडिंग के लिए आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस रखनी है वो रखें, और फिर आगे इसकी बॉडी क्या होगी, इसकी बॉडी के अंदर ये वाले जो सारे फार्मूले आपको बताए हुए हैं ये वाले अप्लाई होंगे, जो दूसरा है उसके अंदर ये वाले अप्लाई होंगे, जो तीसरा है उसके अंदर ये वाले अप्लाई होंगे। सर ठीक बस है, थोड़ा लेट सबमिट हुआ है सर ये क्वेश्चन, उसका थोड़ा कुछ कर दिए सर। चलें ठीक है, वो मैं मार्किंग करूंगा तो उस वक्त देख लेंगे। लेकिन बेसिकली करना आपको ये था कि एक ठीक। अगर आप इसी तरह से जाते ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक स्केलेटन बनाते, जैसे यहाँ पे देखें ये जैसे मैंने स्टार्ट लिया है, तो मैंने पहले क्या किया, एक स्केलेटन बनाया कोई फंक्शनैलिटी नहीं इंप्लीमेंट किया। आप देखें मैंने यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं इंप्लीमेंट की, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट कोड टू मेक ए क्लास एबीसी फोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बनाया, द क्लास हैज अ सेपरेट फंक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के फंक्शन बनाए, एंड इट हैज 3 फंक्शंस दैट ओवरलोड द मेन फंक्शनैलिटी, और वो बेसिकली इन 3 तरह के कॉल्स को डिफरेंटली कैलकुलेट करना था। ये तो मैंने 3 ओवरलोडेड फंक्शन बनाए, नाम उनका कैलकुलेट रखा, टू मेक देम ओवरलोडेड मैंने उनकी यहाँ पे ये डिफरेंस रखा। अब मैंने सिर्फ इनकी बॉडी जो है उसमें ये 3 जो डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं सिनारियोज, ये हर एक की बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, और ये एग्जैक्टली मेरी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आंसर होता है। ठीक है, तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप वहीं से अगर अपना आंसर स्टार्ट करें, उसको स्केलेटन के तौर पे प्रोवाइड करें, और फिर जो इंफॉर्मेशन नहीं दी, जैसे मैंने आपको क्या नहीं दिया, यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन फंक्शन के अंदर ये चीजें कैलकुलेट कैसी होंगी, यहाँ पे ये नहीं बताया कि आपके डेटा मेंबर्स क्या है, तो फिर आप उस चीज के बारे में सोचें और वो चीज जिस तरह से आपको लग रही है वो लिखिए। ठीक है, तो जब भी आप आंसर करें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वहां से स्टार्ट ले, और फिर जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो उसके अंदर प्लग इन करें। आगे शायद फाइनल में मैं आपको इतना भी ना कहूं कि ये क्लास है और ये इसके फंक्शन होंगे। अगर मैं आपको इस तरह का सिनारियो दे देता और ये आखिर में ये जो नोट है ये कंप्लीटली ना प्रोवाइड करता, तो ये अब बिल्कुल हर चीज आपके ऊपर होती कि यही काम आप एक क्लास से करते हैं या 3 क्लासेस से करते हैं, उसके अंदर कितने फंक्शंस होंगे, उनके डेटा मेंबर्स क्या होंगे, हर चीज कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होती। तो फाइनल में आप ऐसे क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें मेरी तरफ से कोई ना हो। इट्स टोटली वुड बी अप टू यू कि आप किस तरह से, आपके जहन में किस तरह का सोल्यूशन आता है और आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं गिवन वो आप कंप्लीटली अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर करें, जहां पे जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है आप वहां से स्टार्ट ले लें। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर। और कोई, और कुछ ये क्लियर हो गए एग्जाम के कोई क्वेश्चंस? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, बस यहाँ पे इसको एंड करते हैं और मुझे हसनात अटेंडेंस पर भेज दें। ओके सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हसना हाँ बोलो। यार क्वेश्चन तो बड़े गड़बड़ हो गए है ना। हाँ ना यार, ये टेम्पलेट वाला नहीं है, ये तो मैंने एक की है, मेरा ध्यान नहीं था। और ये तो अलग अलग उसके लिए, डेटा टाइप के लिए बनाना था, मैंने सिर्फ डबल के लिए की है। नहीं नहीं, ये सिर्फ डबल के लिए था सर ने कहा ना। तो सर नहीं, सर ने अभी क्या कहा है, सर ने कहा है कि मतलब अगर डेटा टाइप और भी हो तो वो डायरेक्ट मतलब रिटर्न टाइप उसकी डबल होनी चाहिए। तो रिटर्न टाइप डबल मस होनी चाहिए ना, और जो तुम इनपुट दोगे वो कोई भी टाइप होगी, तो टेम्पलेट जब लगाओगे ना डेटा टाइप तो वो कोई भी वो ले जाता है। तो नीचे भी मैंने डबल लिखा है ना, उसकी हाँ, टाइप नेम जो है वो भी डबल की है मैंने। पहले 3 फंक्शन तो खैर मेरे ठीक है। यार वो मेरी भी ठीक है, लेकिन टेम्पलेट वाले में मतलब इंड के लिए नहीं बनाया था, सिर्फ डबल के लिए बनाया था, ध्यान नहीं था उसको, मैं नहीं देखा। और बाकी जो है ये फिफ्थ वाले में यार कंफ्यूज था, आप देखो सर ने लिख दिया, अभी इजी इजी लग रहा था। वो मैंने असल किए में इसी तरह, लेकिन मैंने मैं बता, ओवरलोडिंग की वजह से मैं कंफ्यूज था, इफ एल्स पे फिर भी मैं थोड़ा सा बन रहा था, अभी देखो लेकिन मैंने बस। सर का जो तरीका है ना वही अपनाया था, लेकिन जब नीचे जाओगे तो जब हाँ सेट
में देखो तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन, हाँ ना, तो उसकी मुझे भी कंफ्यूजन थी, और तो बाकी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था क्या करना है। हाँ, फिर वहां पे इफ जरूर लगाओगे, इफ के बगैर नहीं चलता। सर हम्म। अभी नीचे जाया था ना, सब पूरा सर पूरा हाँ कोड करते था, सर भी इफ लगा था। हाँ। और ये और ये वो आ रहा जो क्या कहते जो रोटेशन वाला था, वो कितना सर ने इजी करा, हमने कितने मुश्किल, मैं तो नेट से देख के मतलब फिर खुद उसको सेट कर दिया था, लेकिन रन नहीं किया था, बस लिख दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। मैंने कहा अब क्या चेक, असल में वो था उसमें वो एक हैश इंक्लूड, वो लाइब्रेरी इंक्लूड की थी ना, तो वो पता नहीं वो एरर दे रहा था, वो शायद उसकी थी, दूसरी आईडिया की थी, वो विजुअल में पहले वो नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि अब तो ये मुझे आंसर भी नहीं देगा, बस लिख दो। और सब ने कितने वो दो फोर लूप से कर लिया इतना इजी। पहले आर से स्टार्ट करो और उससे आगे जो वो वर्ड्स प्रिंट करो, फिर दूसरे वाले से जो है आर तक प्रिंट करो। मैंने सर ने रिटर्न बहुत इजी किए। हाँ मैंने रिटर्न क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वहाँ पे मैंने हाँ। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा यार। मैंने बस विथ क्रॉस और वो कर अच्छा, दिया length और तो ये तुमने हाइट। नहीं देखा, मैंने तो देख दिया था, मैंने कहा ये पे रिटर्न होगा। और अभी अभी पे मुझे याद है, मैंने कहा ऐसा ना हो कि वहां पे वाइट था और मैंने रिटर्न लिखा है तो फिर मार खाई, लेकिन जब अभी सर कर रहे थे ना तो मैंने कहा शुक्र है मैंने बस रिटर्न लिखा है। सर मेरा ने ये ये दो सर ने ये वाला ये क्वेश्चन और वो क्या दूसरा, बस वो सिर्फ बॉडी वो इम्प्लीमेंट करनी थी, थोड़ा सा मतलब इजी दिया था, पूरा प्रोग्राम नहीं था, वरना उसमें भी कंफ्यूज हो जाते। हाँ ये यार पॉलीगॉन वाले नहीं, क्योंकि इनहेरिटेंस का हमने किया नहीं था, मैंने सिर्फ ये सर का नहीं है, वो एक प्रोग्राम जो सर ने कहा था, सर ने वीडियो दी थी उसकी, मैंने बस वो करके बस मैं समझ गया था, वरना अगर मुझसे ये दो क्वेश्चन भी ना होते, बस उसकी थोड़ी समझ आई। और फिर एक नेट पे एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था, बस एक क्वेश्चन किया वो इजी था, वो ये वाला था कि क्या कहते हैं, ब्लू व्हेल था और उसको इनहेरिट करना है मेरीन एनिमल्स क्लास में और मैमल्स में, और उसको सी आउट करना था, मतलब तीनों क्लासेस में एक वो फंक्शन। तो वो तो इजी था, वो तो मैंने मतलब कर लिया था, जब फिर आंसर देखा तो बस ठीक था, मैंने कहा चलो। तो मैंने इस तरह मतलब प्रैक्टिस की थी, और इस तरह मुझे एक एग्जांपल नहीं मिली थी। मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की यार वो इनहेरिटेंस की ना। हाँ, मुझे पता था कि सर ने कहा था मैं सिनारियो दूंगा, मैंने कहा अगर इनहेरिटेंस ना सीखे, एक तो सर अब्दुल्ला ने भी किया नहीं, मैंने कहा फिर मार खाएंगे। और ये था कि ये फोन वाला वो क्या कहते हैं, वो नेट पे भी नहीं था ना, मतलब अगर थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता ना तो फिर खुद बंदा इम्प्लीमेंट कर लेता है। पता है तुम्हें ये फुल वाला मैंने 3 पेजेस टाइप किए हैं। हम्म। था, एक प्रोग्राम था, लेकिन सर ने पता नहीं बहुत मतलब वहां से उठाया, सर ने खुद पूरा चेंज किया था। उसमें ये था कि उसमें क्लास नहीं था, उसमें बस सिर्फ प्रोग्राम तो इफ एल्स के जरिए डायरेक्ट किया था, उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं हुए थे। और वो दूसरी तरह था, उसमें टाइम गिवन था, और वो पता नहीं दो तीन डेटा वैल्यूज उसकी बहुत मतलब चेंज चीज से। तो मतलब फिर भी मैं कंफ्यूज था, उसको देख के भी मैंने कहा कि क्लास का है, तो फिर भी मैं कंफ्यूज था, बस मैंने छोड़ दिया यार, उसकी वेटेज भी ज्यादा थी। मतलब ये हमारे मतलब लॉजिक जो बनाते हैं वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। और भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। चलो खैर, ओपन बुक ही था, क्या क्या कुछ, वो तो कुछ नहीं कह सकते, हमने तो किया भी नहीं है। चलो तुम्हें बस पता चलते है, हैं। मुझे मुझे नहीं है, मुझसे टेम्पलेट का जो नहीं है सेंटेक्स भूल गया था मैं, क्योंकि वो मतलब वो बस क्या कहते हैं, कि सर ने कराया था, और उसी टाइम मैंने एक क्वेश्चन किया था, फिर सर अब्दुल्ला ने भी टास्क नहीं दिया था, मुझसे भूल गया था, बस सिर्फ सेंटेक्स देखा है, बाकी तो आसान था कि किस तरह, बस सेंटेक्स देख के बस खुद कर दिया था। शुक्र है कि ये मतलब ऑनलाइन था, वरना मुझे तो पता नहीं था कि सर टेम्पलेट फंक्शन से भी देते। हाँ चलो चलते हैं चलो यार। ठीक है यार। अभी 2 बजे क्लास है ना सॉफ्टवेयर की। हाँ डिस्क्रीट की यार, डिस्क्रीट में मैंने बहुत मार खाई है। अच्छा, पहला मैंने क्वेश्चन तो किया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा भी यार, वो नेट नाइफ भी मैं कंफ्यूज हो गया, वो मेरा वो वाला था कि फुल स्टमक नहीं है, जून नहीं है यार, उसमें फिर सारी वैल्यूज फॉल्स आती है ना, और वो मैंने ट्रू ट्रू और नहीं, उस सिनेरियो के हिसाब से पे मैंने, अगर नाइट है तो ट्रू, और अगर नेव है तो फॉल्स, तो मेरे ख्याल से वो भी गलत है, क्योंकि उस वो तो फिर सब में फॉल्स आता है, क्योंकि वो फुल स्टमक भी नहीं था और जून का महीना था, तो वो झूठा था, तो उसमें तो फिर फॉल्स आता है ना। हाँ तो बस मुझे मैं कोई उसमें भी केस मिला उस था यार।
वहां पे बड़ा वो सेम अजीब ये वही था। बनता था, नाइट सच्चे हो जाते थे, नेफ झूठे हो जाते थे, बाकी तो वही करना हमने। तो उसमें तो फिर वही सिनेरियो अप्लाई कर रहा था बस, चेंज तो उसमें नहीं करनी थी ना। मेरे वाले में दोनों झूठे हो गए थे, क्योंकि वो फुल स्टमक नहीं था नाइट, और महीना जून का भी था। तो वो मैंने गलती से वो की है क्या, जहाँ पे नाइट आ रहा था उधर ट्रू की है, मतलब वैल्यू जो दी है ना पी एन क्यू को, तो मैंने पहले ट्रू ट्रू दी है, फिर जब नेव फर्स्ट था तो फॉल्स फॉल्स दिए है। तो वो शायद मेरे ख्याल से वो गलत हो गया है, और पहला तो ऑलरेडी गलत था। असल में वो कंपाउंड्स मैंने प्रेमिसेस क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी, और बुक में था ही नहीं। बुक में एक था, ठीक है, उसका मैंने सोल्यूशन निकाला, मैंने कहा इससे मैं हेल्प ले लूंगा, लेकिन उसमें हमारा स्लेडर में डायरेक्ट किया था, तो मुझे वहाँ पे भी समझ नहीं आई कि ये मतलब इसने कंपाउंड कैसे सॉल्व किए, तो बस उसको मैंने छोड़ दिया था। उसके साथ मेरा क्या मसला है पता है, ये मैंने कंपाउंड उसका कैसे जब करना था? कंपोज बहुत इजी थे यार, तुम्हें पता है उसके साथ मेरा प्रैक्टिस क्या मैंने मसला नहीं की हुआ थी है? ना यार ये। बस और मतलब अगर टी इम्प्लाइज मतलब क्यू और आर था ना, तो इस तरह कंपाउंड, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको अलग अलग करना था कि क्या करना था। नहीं नहीं, मुझे अलग समझ नहीं नहीं आ करना, रही उसको थी। ऐसे ही पूरा रखना था ना, रख के जो जिसके साथ सेम हो जाते हैं, रेजोल्यूशन प्रिंसिपल लगता है जिसके साथ, उसको कैंसिल कर दो, जो बचते हैं उसको रखो। तो बाद में मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया हो जो रहा मुझे था ना, वही उसी हो तरह रहा मैंने था। किया। देखो देखो, देखो मेरी बात सुनो, बाद मैंने पूरा दिया ना पूरा, एक एक जगह पे क्यू कट हो गया, ठीक है, फिर दूसरी जगह पे पी, लेकिन फिर वो एक रह गया और उसके साथ वो कंक्लूजन नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने डिमोर्गन ला यूज किया कि इसको मैं और में चेंज कर दूं एम्प्लॉइज को, फिर भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, बस उसको उधर ही छोड़ दिया था। मेरा सही हुआ है, लेकिन लास्ट में मैंने जो सर ने जितने स्टेटमेंट दिए थे ना, वो प्रेमिसेस, मैंने उसमें से एक स्टेटमेंट नहीं लिखा था, लास्ट वाला नहीं लिखा था, विच लीड टू द, लिखा था ना कंक्लूजन, कंक्लूजन, हाँ। मैंने वो स्टेटमेंट छोड़ दिया था। और मेरा वही आके रुक गया, मैंने कहा अब ये किसके साथ खत्म करूं, मैं कंफ्यूजन में हाँ, पड़ गया। फिर अच्छा, मैंने वहाँ पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि यार मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था अपलोड ना। नहीं किया? हाँ अपलोड तो किया, और अगर क्वेश्चन पूरा लिख लेता तो बस वो सही हो जाता मेरा मेरा वहाँ। नहीं हो रहा था ना, मेरा दिमाग खराब कर दिया था, बस मैंने अपलोड ही नहीं किया। फिर दूसरा दूसरा कौन सा था, दूसरा उसकी भी मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की थी, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो कौन सा था, वो फॉर ऑल है, फॉर ऑल, यार उसमें निगेशन दी थी ना, तो वो तो सिर्फ उनके साथ वो हो रहा था ना, मैंने ओवरऑल किया यार, फिर जब बाद में देखा इतना कंफ्यूज, तो मैंने कहा ये मैंने क्या किया, सिर्फ उनको चेंज करना था ना, ओवरऑल के साथ तो नहीं लग रहा था ना, अलग अलग निगेशन सर ने लगाए थे। और नेगेशन लगाओगे फिर जब में एक नेगेशन लगती थी, दो के साथ नेगेशन लगाओगे तो वो एक एग्जिस्टेंस में चेंज हो जाता, दूसरा फॉर ऑल में, क्योंकि नहीं, जो बोर्ड हाँ वाला वो जो तो था ठीक है, वो उसके लेकिन साथ अलग फिर अलग था ना, नहीं अलग अलग था, तो वो तो सिर्फ मतलब अगर एक्स के साथ लगे तो सिर्फ एक्स को चेंज कर सकता था ना, वो वाई को तो चेंज नहीं कर सकता था ना। मैंने इसकी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, वहां पे फिर इधर कंफ्यूज हो गया, जब प्रैक्टिस नहीं की होती है ना तो बंदा कंफ्यूज होता है कसम से। मैंने कहा इजी है, बस इसको मैंने कर दिया था। एक्स को चेंज हाँ, करोगे बाकी दो के साथ नेगेशन कैंसिल हो जाती है बस। अच्छा, नहीं मैंने इस तरह किया ना, मैंने पहले जेड को किया, ठीक है, फिर जो वाई का था वो वाई पे भी अप्लाई किया, फिर जेड पे भी अप्लाई किया, फिर इस तरह जो एक्स का था वो वाई पे भी अप्लाई किया, फिर जेड पे भी अप्लाई किए, मैंने इस तरह की है। थोड़े थोड़े नंबर तो देने चाहिए सर को, है ना। थोड़े सर पता नहीं, मेरा ख्याल सर जीरो लगाने इतनी स्ट्रिक है यार, मैंने बस इसकी प्रैक्टिस नहीं की दिमाग। और बाकी शुक्र है वो मैट्रिक्स वाला तो थोड़ा किया था, लेकिन वो ये है कि मतलब जल्दी जल्दी में किया था ना, तो वो सीक्वेंस में नहीं है, वो ए प्लस बी इक्वल्स टू 10 वो वाला, वो सीक्वेंस में नहीं है, बाकी मैंने पूरा मैट्रिक्स बनाया है। ऐसा ना हो कि सर वो भी क्रॉस कर दे कि तुमने सही सीक्वेंस ही नहीं बनाया था। और वो इनवर्स और कंट्रापोजिटिव वाले भी आए थे ना, तो उसको पहले यार, इनवर्स, हाँ हाँ उसको पहले ओरिजिनल में चेंज करते हैं, फिर उसको फिर कंट्रापोजिटिव और दूसरा बना देते हाँ हैं हाँ सर, हाँ, एग्जाम्पल में भी किया था। वो तो वो तो मैंने हाँ वो कर दिया था ना। हाँ, वो तो मैंने उस क्या कहते हैं वो ठीक किए। दूसरा जो था ना यार, वो बार वाला मुझसे भूल गया कि वो बार किस तरह करना था, मैंने सर्च भी किया लेकिन बार वाला नहीं निकला, वो जो बार लगा हुआ था आर पे। इनवर्स आर पे एक पे इनवर्स आया था मुझे तो, नहीं नहीं, वो तो बार 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 वो कंपाइलमेंट। मुझे भूल गया कि वो बार के साथ क्या करना था। अच्छा कंपाइलमेंट,
कंपाइलमेंट है क्या है वो बार हमने 10 में भी किया था लेकिन ये भूल गया था वो हाँ, उस उसमें क्या करना था बार में। उसको उसको एक ए के साथ मल्टीप्लाई वो कर लो, एक ए के साथ रिलेशन निकालो, ए क्रॉस ए कर लो, फिर उसमें से आर निकाल दो। कैसे नहीं उसमें तो ये था रिलेशन तो दोनों गिवन थे R1 और R2 गिवन था वो बार तो उसका लेना था। R1 मेरे ख्याल से अनवर इंटर नहीं R1 इंटरसेक्शन बार था आई थिंक R1 इंटरसेक्शन R2 बार था उसका शायद। तो मुझे पता है मैंने इनवर्स लिए ठीक है और वो बार सर ने इतना छोटा और इतना मतलब लाइट लगाया था कि मुझे पता नहीं चला। वो मैंने आर इनवर्स लिए फिर मतलब वो मैं इस तरह समझा कि आर इनवर्स है एक पार्ट एक आर इनवर्स होल इनवर्स है तो मैंने बस आर इनवर्स ले लिया और एक उसका दोबारा इनवर्स ले लिया। और जब मैंने फिर जब मतलब बाद में जब पेपर हो गया था जब मैंने चेक किया तो मेरे वाले उस पार्ट में भी बार था मैंने कहा चलो ये देखो और उस टाइम मुझे नज़र नहीं आया वो इतना मतलब छोटा सा था वो नज़र ही नहीं आया। तो ये इसका एक पार्ट तो गया और बाकी अच्छी हुए फिर वो जो है ना अगले जो क्वेश्चन थे 5 6 7 8 वो सारे ठीक हुए। हाँ वो हाँ उसका भी मेरा हेज डायग्राम का भी सही हुआ है। क्या आवाज स्लो हो गई। मेरा जो 6 जो था ना वो मेरा इतना सही नहीं हुआ। 6 कौन सा वाला था। पता नहीं वो। चलो यार मैं जाता हूँ, फिर बाद में बात ठीक करते है हैं। ठीक है, ठीक है अल्लाह चलो अल्लाह हाफिज। हाफिज़।